नमस्कार दोस्तों आज आप भी मान लीजिए कि यह देश कॉरपोरेट ही चलाता है, क्योंकि कॉरपोरेट के आश्रय इस भारत देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताएं बनती हैं और बिगड़ती भी हैं, क्योंकि उसके पीछे जितने सारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उन सारे ऑपरेशंस के भीतर पैसा तो कॉरपोरेट का ही लगता है। और ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र की बात कीजिएगा तो फिर महाराष्ट्र तो इस भारत देश के भीतर एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के भीतर राजनीति कम, बिजनेस ज्यादा होता है। और बिजनेस का मतलब इस दौर में बहुत साफ है कि राजनीति बिजनेस के आश्रय चलती है। तो फिर जिस राज्य की राजनीति ही बिजनेस के आश्रय चल रही हो, फिर वहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या यह फैसला कोई राजनेता ले सकता है, कोई पॉलिटिशियन ले सकता है? क्योंकि इस भारत देश की एक छवि भी कॉर्पोरेट मित्रों के आश्रय खुलकर उभर करके आपके सामने आई है। और खासतौर पर बीते 10 सालों के भीतर जिस लहजे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कॉर्पोरेट मित्रों का जिक्र सियासी तौर पर लगातार होते रहा है, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उस बात की गूंज आपको सुनाई दे रही हो, तो फिर ऐसे में यह सवाल सच में बहुत बड़ा होता है कि क्या सच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला इस भारत देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फैसला करना है? जिस दिशा में बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भी फैसला ये लेंगे वो मंजूर होगा, जिसका जिक्र आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी किया था। वह खुद मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के या नहीं बनेंगे यह भी अभी सस्पेंस है, लेकिन जो कुछ भी फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे वो फैसला उनको मंजूर होगा। दरअसल सियासी तौर पर मीडिया पत्रकारों के बीच आकर के इस देश को एक मैसेज देना उस महीन राजनीति का एक पहला हिस्सा होता है। यानी ये कहे कि जो कह रहे हैं उसके पीछे की सियासत के गुण अर्थों को कौन कैसे कब कैसे समझ सकता है, यह खुद आप समझने की प्रयास आज जरूर करिएगा। और इन परिस्थितियों के भीतर आज आपको लगता है कहीं ना कहीं आज आपको शुरुआत में ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो कहे हैं उस बात को आपको सुनवा देते हैं जिसको डिकोड आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल है कि आज महाराष्ट्र की उस सियासत और उस बिजनेस को समझने की प्रयास आप जरूर कीजिएगा, जहां पर वही मुख्यमंत्री होगा जो महाराष्ट्र के भीतर बिजनेस दे पाए, महाराष्ट्र के बिजनेस को गढ़ पाए, आने वाले समय में बीएमसी पर कब्जा कर पाए, बीएमसी के आश्रय कॉर्पोरेट मित्रों के लिए रास्ता दिखा पाए, खोल पाए और कॉर्पोरेट फैसला लेगा, वही व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। इसलिए आज फैसला नहीं, आज दिल्ली के भीतर फैसला होगा। ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली के भीतर 5 साल पहले कॉन्फ्लिक्ट का इलाका जो होता है, जहां पर गौतम अडानी साहब का घर होता है, जिसको गेस्ट हाउस के तौर पे जाना जाता है, महाराष्ट्र के भीतर किसकी सरकार होगी आज से 5 साल पहले इसी गोल्फरिंग में अडानी के निवास स्थान पर, यानी ये कहे कि गेस्ट हाउस पर एक बैठक हुई थी जिसमें मुंबई से चल करके 4 कद्दावर बड़े नेता पहुंचे थे और दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उस मीटिंग में थी। चाचा भतीजा दोनों पहुंचे थे, शरद पवार और अजित पवार। देवेंद्र फडणवीस साहब भी वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे। और वो संदेश उस दौर में काफी साफ तौर पे निकल करके एक आया था कि हाँ, इस बैठक का मतलब बहुत साफ है, आने वाले समय में जो भी महाराष्ट्र अब मुख्यमंत्री बनेगा उसको महाराष्ट्र का बिजनेस का समझना पड़ेगा। एक कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम, यानी आज से 5 साल पहले पुरानी घटनाक्रम को आज नई परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले जिस बात का जिक्र आज एकनाथ शिंदे ने किया था उसको जरा एक पल के लिए आप देख लीजिए। आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूं, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ
हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि कितनी आसान तरीके से एकनाथ शिंदे मान गए। यह भी आप सोचेंगे कि अब तो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को यह फैसला करना है कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। तो फिर आप अपने घड़ी की सुई को 5 साल पहले रिटर्न घुमा के ले जाइए। ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली का गोल्ड फ्लोइंग का जो बात आपसे कही, उस समय महाराष्ट्र के 2 चार्टेड में उड़ करके महाराष्ट्र से 4 कद्दावर नेता पहुंचे थे दिल्ली। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी, शरद पवार की मौजूदगी थी, अजित पवार की मौजूदगी थी, प्रफुल्ल पटेल थे। इन 4 कद्दावर नेता आए थे। अडानी के इस निवास पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और एक बैठक दिल्ली के भीतर जब हुई तो उस दौर में किसकी सरकार कैसे बनेगी, कौन कैसी परिस्थिति को संभालेगा, इस बात का जिक्र किया जा रहा था। और इसके बाद आपको ध्यान होगा 22 नवंबर 2019 के दिन वर्ली के भीतर नेहरू सेंटर होता है, वहां पर शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें उस बात का जिक्र किया था कि वह अब एक ऐसी व्यवस्था लेकर आएंगे जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी न रहे लेकिन सरकार अपनी रहे। यानी ये कहे कि महाराष्ट्र के भीतर बिजनेस अपने हाथ में रहे, अपनी मुट्ठी में रहे, और इसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए। वहां पर अजित पवार की मौजूदगी भी होती है। उन्होंने खामोशी बरती थी अजित पवार उस समय में। और 22 नवंबर को यह बैठक के तुरंत बाद ही 23 नवंबर होते होते एक ही झटके में राजभवन सक्रिय हो गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ रात के अंधेरे में, और दिल्ली जिस रूप से देखती रही परिस्थितियों को, उस 5 साल पहले को अब आप कल की बैठक से जरूर एक पल के लिए जोड़ करके देखिएगा। क्योंकि उस समय में एक ही झटके में एक सुबह सुबह खबर निकल करके आई कि अजित पवार उधर से इधर आ गए और वो डिप्टी सीएम बन गए। सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब है, शपथ ग्रहण हो गया। सब कुछ एक झटके में होता चला गया। लेकिन कितने घंटे वो सरकार चल पाई? नहीं चल पाई। लेकिन उसके बाद जब शिवसेना 21 जून 2022 को टूटती है, उससे पहले उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अजित पवार एक झटके में उधर से फिर इधर आ जाते हैं और कहते हैं जी हां, मैं तो इन्हीं के साथ हूं। यानी ये कह कि अपने चाचा शरद पवार के साथ हूं, एनसीपी के साथ हूं। और उसके बाद जुलाई 2023 के भीतर फिर से एनसीपी टूटती है तो वो एक झटके में फिर बीजेपी के पास चले जाते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये संदेश इधर उधर का क्या होता है और उस समय का क्या होता है, और अडानी के गेस्ट हाउस के भीतर दिल्ली के भीतर बैठक का मतलब क्या होता है, वर्ली के नेहरू सेंटर के भीतर जो शरद पवार जिन तमाम बातों का जिक्र किया करते थे, क्या हम पर से सारे केस हटा लिए जाएंगे अगर हम साथ खड़े हो जाएंगे। जो सीबीआई ईडी के अंदर हमारे ऊपर केस दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो ईडी लिस्ट शरद पवार के खिलाफ जो लिस्ट सौंपी थी, जितने भी मामला था उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी था। अजित पवार के खिलाफ जो सिंचाई घोटाले का जो खुद बीजेपी के नेता और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी अपने भाषणों के भीतर किया, उन तमाम बातों का जिक्र तो और भी बड़े कद्दावर नेता थे, उसकी पूरी एक लिस्ट थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में तो ये एक अतीत का पन्ना होता है। आज तो ये बताता है दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा ही रिच ट्रेडिशन रहा है। उस रिच ट्रेडिशन के पीछे कोई भी कुछ गंवाना नहीं चाहता। ये कोई भी जो है ना, ये क्या है, दरअसल सीएम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने के लिए दरअसल इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक परिस्थितियों के आश्रय आगे बढ़ेंगे, या इस बार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहती है, सब कुछ पूरी तरीके से अपने साथ में चाहती है। इस सब कुछ का इस दौर में मतलब होता क्या है, तो एक पल के लिए जरा आप समझिए कि शुरुआत में ही जो हमने जिक्र किया आपसे कि यह देश कॉर्पोरेट चला रहा है, उसके ऊपर हम बात करें उससे पहले महाराष्ट्र के भीतर की एक परिस्थिति को थोड़ा देर के लिए समझिए कि 155 फैमिली राजनीति में सक्रिय है महाराष्ट्र के भीतर। उसमें से 110 फैमिलियों की मौजूदगी इस चुनाव के भीतर चुनावी जीत के साथ मौजूद है। यानी उस 155 फैमिली में से अगर 110 जीत कर आए हैं तो 40 परिवार कांग्रेस और एनसीपी के भी सक्रिय है सियासी तौर पर महाराष्ट्र के भीतर। इन तमाम परिवारों की खासियत एक कहीं ना कहीं लेगेसी होती है। जो महाराष्ट्र के भीतर बिजनेस चल रहा है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का भी दौर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के समय में विलासराव देशमुख काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले शरद पवार भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे। एक पूरी प्रक्रिया होती है जो महाराष्ट्र की सियासत को जब आप टटोलेंगे तो जो हम 150 से 155 परिवारों का जो जिक्र किया उसमें 28 शुगर फैक्ट्री है,
15 ऐसे परिवार होते हैं जिनके हाथ में एजुकेशन का धंधा होता है महाराष्ट्र के। 7 ऐसे फैमिली होते हैं जिनके पास में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बड़े बड़े कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, छोटे मोटे का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उस दायरे के भीतर करीब करीब 50 के आसपास के परिवारों की संख्या जो होती है, जो सियासी तौर पर चुनाव महाराष्ट्र के भीतर लड़ते हैं, जीतते, उसमें एजुकेशन हब उनके पास होता है, मेडिकल हब उनके पास होता है, इंजीनियरिंग हब कॉलेजेस जो जितने भी हैं उनके पास होता है, रियल एस्टेट उनके पास होता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मसला उनके पास होता है। एक पूरी लंबी लिस्ट होती है बिजनेस को संभालने की, और इसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है। सिर्फ 6-8 लोग ऐसे निकलेंगे आपके उंगलियों पे जब आप गिनेंगे जो पूरी प्रक्रिया के भीतर है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इस दौर में सब कुछ चाहिए। पुराने दौर के जिस लेगेसी को लोग संभाले हुए हैं उसको इस दौर में सहेजना है या फिर धकेलना है। इस दौर में एक नई एंट्री कॉर्पोरेट के जरिए भी होनी है, तो फिर कॉर्पोरेट इस बात का फैसला लेगा, मित्र फैसला लेंगे। जो आज से 5 साल पहले जिस बात को सोचा जा रहा था वो 5 साल के बाद इंप्लीमेंट करने की परिस्थिति इस दौर में आ गई, क्योंकि बहुमत की ताकत हमारे पास है। शायद इसलिए भी क्योंकि इन परिस्थितियों के भीतर जैसे ही महाराष्ट्र के ठाणे में यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर या फिर कहीं घर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, जो एकनाथ शिंदे ने करीब करीब 1 घंटे तक जो मीडिया पत्रकार से संवाद किया, जिसका पूरे तौर पे लबोलबाब यही निकला कि सब कुछ मोदी और अमित शाह ही तय करेंगे, दिल्ली जा रहे हैं तो सब कुछ वही तय हो, यही मतलब कोई भी निकालेगा। लेकिन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, केवल 1 घंटे के बाद नागपुर सक्रिय होता है। चंद्रशेखर बावनकुले वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाते हैं, वो एकनाथ शिंदे की पीठ थपथपा देते हैं। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब इन तमाम बातों को समझ रही है कि जो कोई भी महाराष्ट्र का सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसी के आश्रय महाराष्ट्र का पूरा बिजनेस संभलेगा? इन तमाम बातों के बीच एक बात और समझ लीजिए कि तमाम बड़े के बड़े जो भी कह ले अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो रहे थे। और बीते करीब 3 दिनों से जो स्टेगनेंसी है, जो मुख्यमंत्री को लेकर के जो सस्पेंस है, इसी 3 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो ऑयल रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट होता है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के भीतर लगना था, वह भी गुजरात शिफ्ट हो गया। और वहां के लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं, किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं। ये कारण बता दिया गया, यानी ये कहे कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए हम हर प्रोजेक्ट लाने को तैयार है और यहाँ पर जनता हमारे साथ है, इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने हमें वोट डाला है, हम इतने शानदार अंदाज में जीत करके आए हैं। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी केवल 2 दिनों पहले जो रामको के साथ जो सऊदी की एक कंपनी होती है और एनटीपीसी से मिलकर के जिस ऑयल रिफाइनरी को रत्नागिरी के भीतर लाना चाह रहे थे, वो गुजरात पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ एक दूसरा हिस्सा भी आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली को कह रहे हैं कि आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, शिफ्ट मत इधर उधर होने दीजिए। और शायद यही वह परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर मौजूदा वक्त में लगातार प्रोजेक्ट आने का सिलसिला दिल्ली से तय की जाती है। इसीलिए तो कैबिनेट की बैठक जब शुरुआत हुई, कल की बात कर रहे हैं, तो उस कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया गया कि जो मल्टीलिंगुअल जो रेलवे से जुड़ा हुआ जो ट्रैक्स होते हैं वो महाराष्ट्र के भीतर बनेंगे, वह उत्तर प्रदेश के भीतर आएंगे, वो मध्य प्रदेश के भीतर जाएंगे। और इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को लेकर के जो आप जब इस बात की जानकारी इकट्ठा कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा 375 किलोमीटर का जो सेंटर उस इकोनॉमी रेलवे को लेकर के जो बात की गई, उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर के खांडवा से मतलब प्रयागराज से मणिपुर तक और 3-4 जगह से मतलब रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहा है। लेकिन ऑयल रिफाइनरी रत्नागिरी महाराष्ट्र के बदले गुजरात, यानी गुजरात में 2 ऑयल रिफाइनरी पहले से है। जामनगर में रिलायंस और नायरा इंद्रजीत मिलकर के चलाते हैं, इंडियन ऑयल बड़ोदरा के भीतर चलाते हैं, लेकिन फिर से वो शिफ्ट वहीं हो गए। ओएनजीसी और रामको जो सऊदी कहता है कि $100 बिलियन जो हम इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, महाराष्ट्र उसके दायरे में नहीं आ रहा है। लेकिन दोबारा फिर से लौटिए महाराष्ट्र के उसी मुख्यमंत्री की परिस्थितियों के भीतर। महाराष्ट्र एक बिजनेस हब है इस देश का, और उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए एकनाथ शिंदे ने सब कुछ अडानी के हवाले कैसे कर दिया। धारावी से लेकर के धारावी को बसाने के लिए 560 एकड़ से ज्यादा की जमीन अलग अलग जगहों पर जो अलॉट करते चले गए। उसमें एक अगला सवाल ये होता है कि बीएमसी पर कब्जा करेगा तो कौन करेगा, उससे कोई रुकावट ना आ जाए। और इन तमाम बातों के बीच जो बिजनेस चलते रहे, किस रूप में चले, शायद इसीलिए
देर नहीं लगाई, नागपुर के बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने, और वो पीठ थपथपाने लगे एकनाथ शिंदे की। लेकिन पीठ थपथपाने का अंदाज कुछ आप भी देख लीजिए एक पल के लिए, देखिए। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में महायुति को, कोई भी महायुति को ऐसा मैंडेट नहीं मिला। वो मैंडेट मिला है एकनाथ जी ने जिस प्रकार से काम किया उसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एकनाथ जी की भूमिका ये स्वयं स्पष्ट है, महायुति को मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है, साथ साथ डबल इंजन सरकार को आगे लेके जानी है। आने वाले दिनों में 14 करोड़ जनता का जो मैन्युफैक्चर बनाया है उसको पूरा करना है। हमें जनता को दिए हुए आश्वासनों को पूरा करना है। इसलिए एकनाथ जी ने पूरी तरह से अपना महाराष्ट्र जनता के सामने पूरी तरह से बात रखी। और जो बात रखी है मैं इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं 50 लाख कार्यकर्ताओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के, कि उनकी भूमिका एनडीए मजबूत करने की, उनकी भूमिका महायुति मजबूत करने की है, उनकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र की है, उनकी भूमिका हमारे अमित भाई के साथ मिलकर आगे लेके जाने की है। तो मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी की भूमिका ये महाराष्ट्र के लिए और आने वाले महाराष्ट्र के विकास के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी विकास के एजेंडा पूरे करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर असल खेल तो भारतीय जनता पार्टी का जो खेल होता है ना, बहुत निराला होता है। यानी शहीद होने के लिए कैसे कैसे तमगे थमाए जा सकते हैं, इसमें कोई कोताही एकनाथ शिंदे को लेकर के चंद्रशेखर बावनकुले ने नहीं छू। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान महाराष्ट्र की सियासत में बिल्कुल भी नहीं है। यह भी आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 132 पर पहुंच गई है। 132 पर 4, 5, 6, 7 विधायक और उनके साथ दूसरे छिटपुट पार्टी के और इंडिपेंडेंट आ चुके हैं। यानी 144 का आंकड़ा पहुंचना चाहिए। राजनीतिक सौदेबाजी महाराष्ट्र को लेकर के हर कालखंड के भीतर ये कहती आई है कि जो मुख्यमंत्री होता है ताकत उसी के पास होती है। यानी डिप्टी कोई उस दर में मायने रखता नहीं है। और ऐसे में सियासी तौर पर गवर्नेंस के तौर तरीके और पूरे ब्यूरोक्रेसी और पूरा पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के साथ चलता है, तो शायद इस बात को हवा दी जा रही है कि गृह मंत्रालय अगर एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए तो फिर वो इस बात को मान जाएंगे। बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो शायद वो मान जाए। परिस्थिति ऐसी नहीं है महाराष्ट्र के भीतर। असल परिस्थिति के लिए दोबारा आपको लौटना पड़ेगा। महाराष्ट्र की ताजपोशी आखिर किसके कंधे, किसके सर पे होगी, आखिर किस मुश्किल हालात में फंसी हुई है, या फिर ये कहे कि कितनी ताकतवर होती है महाराष्ट्र में, इस बात की अंदाज इस बात से भी आप लगा सकते हैं। जब हम आपसे अतीत का बात कर रहे थे, जिस समय रात के अंधेरे के भीतर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के भीतर हुआ था, उस समय को जरा याद कीजिएगा तो उस समय में दिल्ली भी कहीं न कहीं जाग रही थी। राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी होते थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होते थे, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास थे और सब जाग रहे थे। और जब एक ही झटके के भीतर शपथ लेने के बाद सरकार डगमगा गई तो फिर राज्यपाल का शासन वहां पर आ जाए। और उस सब के बीच, इन दोनों परिस्थितियों के बीच 5:47 पे यानी राष्ट्रपति शासन और गवर्नर यानी उसका जिक्र किया, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अगर उस समय का ट्वीट को अगर आप पढ़िएगा तो उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को बधाई दे डाली थी। वो डिलीट की नहीं गई है, अब मौजूद है, वो देख सकते हैं। ये 2019 की बात कर रहे हैं, ट्वीट को निकाल के देखिएगा। इन बातों का मौजूदा समय में इस बात के लिए भी जिक्र हो रहा है क्योंकि अब कॉर्पोरेट के लिए राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल सत्ता काम करती है, इस किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका एग्जाम्पल एक राष्ट्रीय तौर पे अगर देखें तो संसद के भीतर 2 सवालों के जवाब कल ही निकल करके आए। उन 2 सवालों के भीतर एक जानकारी दी गई कि दरअसल इस भारत देश के भीतर में कॉर्पोरेट का लोन माफ करना अछूता किसी से नहीं है, अभी भी जारी है। और आप देख सकते हैं, और जो टैक्स पेयर का पैसा आता है वो इतनी बड़ी संख्या में कमाई है कि देश की जनता को कोई राहत मिलती नहीं। तो सीधे सीधे समझे तो तेल से जो टैक्स आती है, जो कमाई होती है, और कॉर्पोरेट को माफ कर देना, यानी ये कहे कि अगर आप 5 साल के आंकड़ों को अगर समझे तो फिर केंद्र सरकार ने करीब करीब इस समय में जो कमाई की है वो करीब 21 लाख करोड़ की कमाई 2019 से लेकर 2024 के बीच की कमाई होती है। केवल तेल के जरिए 21 लाख करोड़ राज्यों ने भी कमाई, लेकिन उन्होंने 13,60,000 करोड़ की कमाई की। कुल मिला दीजिएगा तो करीब करीब 36 लाख करोड़ की एक तेल से केवल कमाई होती है। लेकिन इनके समानांतर जो कॉर्पोरेट को माफी दे दी जाती है उसके भीतर कोई कमी नहीं आती है।
वो इस साल भी यानी बीते साल यानी ये कहे कि मार्च के महीने तक 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके भीतर सबसे कम कॉर्पोरेट को माफी दी गई जो कर्ज लेते हैं बैंक से और कर्ज नहीं लौटा पाते हैं 1,70,262 करोड़ रुपए के। ये सबसे हालिया जानकारी होता है जो पिछले वित्तीय वर्ष का है। इस वित्तीय वर्ष के भीतर तेल से सरकार की कमाई होती है 4,32,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो फिर उसमें से 1,70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से साल दर साल का एक डाटा है, एक आंकड़ा है जो आपको बताएगा जो सरकार टैक्स कैसे वसूलती है, कीमतों को कैसे बढ़ाते जाती है, उसको किस रूप में उससे कमाई कर लेती है और उस कमाई से कॉर्पोरेट मित्रों को कितनी राहत रियायत देती है, उस एवज में राजनीतिक दल के लोग कितनी किसको मदद करते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जो बिजनेस एस्टेट जो होता है वो बिजनेस एस्टेट के भीतर क्या कुछ हो सकता है और कैसे हो सकता है, जब इस दिशा में आगे बात कर रहे हैं तो एक बात और आप समझिए, क्योंकि सेंट्रल सरकार यानी केंद्र सरकार इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है कि आने वाले समय में वो इंश्योरेंस के फील्ड में जो 74% जो एफडी होती है यानी एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 74% है उसको 100% करना है। बाकायदा कैबिनेट के पास उसके नोट बना करके भेज दिया गया है। आप कल्पना कर रहे होंगे कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का आने का मतलब क्या होगा, है ना। हालांकि मतलब ये होगा कि 2014 के भीतर जब नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय जो पर व्यक्ति इंश्योरेंस जो होता है वो $52 होता है। उस समय प्रति डॉलर की कीमत 58 रुपए थी, तो $52 की मतलब प्रति व्यक्ति 3,016 रुपए के आसपास उस दौर में होती थी जो इंश्योरेंस में जो पैसा लगा था। आज के दौर में ये $92 है और प्रति डॉलर कीमत इस समय में 84 रुपए के पार है। यानी ये कह कि उस समय 3,016 रुपए प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस था और आज के दौर में 7,728 रुपए प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस। एक सामान्य सी परिस्थिति होती है कि देश में बिजनेस, कॉर्पोरेट, पॉलिटिक्स और इन तमाम बातों के बीच ताकतवर पदों पर किनकी नियुक्ति कब कैसे कहां कैसे हो ये फैसला होती है। शायद इसीलिए मामला इस दौर में उलझा हुआ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब इस दौर में जो पूरा बहुमत जो पास में तो बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्णय लेने होंगे, बहुत तमाम जगहों पर बहुत चीजें चेंज करनी होगी, बदलनी होगी। यहां तक कि महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी पॉलिसी में भी बदलाव लाना पड़ेगा। वहां की जो जमीन है वो कैसे बड़े कॉर्पोरेट के हाथों में ही थमानी होगी। बड़े कॉर्पोरेट चाहे तो अपने नीचे बाकियों को दे दे, यानी एक बहुत बड़े ठेकेदार हो, उसके अंदर में पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, सब काम करते जाए। यानी ये कहे कि महाराष्ट्र की सियासत में एक व्यापक परिवर्तन आपको वहां पर वहां के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर के होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को आप आंख मूंद करके समझ लीजिए, मान लीजिए, ठान लीजिए। और ये परिवर्तन विकास का घोतक होगा जिस बात का जिक्र बार बार किया जाएगा। यह भी जान लीजिए चुनाव के समय में अगले साल अभी 1,500 लाडली योजना थी, उस समय 3,000 लाडली बहना के पैसा देने की नौबत क्यों ना आ जाए, किसानों को क्यों नहीं किनारे पे ढकल दी जाए, देश में बेरोजगारी हो जाए, तमाम सारी चीजें हो जाए। लेकिन इस बिजनेस एस्टेट के भीतर मुख्यमंत्री बिजनेस करने वाला चाहिए और इस महाराष्ट्र को गंवाना बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता। तो जो उस कॉर्पोरेट की सहमति से अपनी पॉलिसी को बना पाए या फिर उस पॉलिसी को बनाते समय उसको पॉलिटिकलाइज वेज में जो रख पाए वही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनेगा। इस बात का अनुभव देवेंद्र फडणवीस साहब को है महाराष्ट्र के भीतर, इसका अनुभव एकनाथ शिंदे को भी है। इसका पूरा अनुभव अपने दौर में उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन इसका अनुभव शरद पवार को भी है और शरद पवार का पाठ अजित पवार ने बाखूबी पढ़ा हुआ है। यानी यह कहे कि महाराष्ट्र की सत्ता कब किस करवट आकर के अटक जाए और जिस करवट आकर के अटके उसमें ऑपरेशन लोटस चले या फिर ये कहे कि ऑपरेशन बिल्कुल नए सिरे से नए अंदाज में सत्ता पाने के लिए हो, अभी भी इस बात की धड़कनें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बची हुई है। शायद इसीलिए सियासी तौर पर महाराष्ट्र के भीतर 155 फैमिली जो सियासत को हाँकते हैं, राजनीति को हाँकते हैं, उसके आगे आप किसी और की ताकत को देख नहीं पाएंगे। और उस ताकत का मतलब क्या होता है ये नागपुर के भीतर जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार
कार्गो हब जो बना हुआ है उसके भीतर किसका किसका पैसा कितना लगा हुआ है, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पैसा लगा हुआ है, उस कार्गो हब के भीतर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना है और भी दुनिया के तमाम अलग अलग तरीके से जो पॉलिटिकल तरीके से जो नेक्सस को जानते हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है। कमोबेश आने वाले समय में जो अभी सड़कें बनी हैं देश के भीतर, चाहे नागपुर से मुंबई तक की सड़क की बात कर ले, चाहे दिल्ली से मुंबई तक का जो सड़क का जो पूरा का पूरा कॉरिडोर जो बन रहा है उस बात का जिक्र किया जाए। अब उसके समानांतर जिन तमाम प्रोजेक्ट्सों को लाना है उसके भीतर जब आप देखेंगे तो उसमें करीब करीब 52 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो महाराष्ट्र के भीतर आएंगे, लेकिन इस बार वह छोटे बिजनेस मैन के हाथ नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट के आश्रय वो चलेंगे और वही कॉर्पोरेट इस बात को तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अब बनेगा कौन। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।